कहते हैं हर सन्नाटे के पीछे कोई कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां जो किताबों में लिखी नहीं जाती, कुछ आवाजें जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन जब ये कहानियां रात के अंधेरे में जीवित हो जाती हैं, तो इंसान और परछाई में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आप सुन रहे हैं अनसुनी कहानियां, जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं, जहां डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, आपकी सांसों में उतर जाता है। तो अगर हिम्मत है, मैं हूं अनजान, आपका दोस्त, तो चलो इस सफर पर मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं आपका साथी और आज मैं आपको दिल्ली की चकाचौंध के पीछे छिपे एक ऐसे स्याह राज की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने गुनाहों की है। दिल्ली, जहां हर शाम रौनक अपने चरम पर होती है, लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। दुकानें बंद हो जाती हैं, सड़कें वीरान हो जाती हैं और लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां है मकान नंबर 43, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रिक्शे वाले रास्ता बदल लेते हैं और टैक्सी वाले सिर हिलाकर मना कर देते हैं। कहा जाता है ये घर सिर्फ दीवारें और छत नहीं, बल्कि एक भूखा शिकारी है जो किराए के बदले जान लेता है। हाँ, आपने सही सुना, जान। जो भी बदन नसीब यहाँ रात गुजारने आया, वो कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्थानीय लोग फुसफुसाते हैं और जिससे प्रशासन आंखें फेर लेता है। आज हम उसी मौत के कारखाने की असली भयानक कहानी खोलने वाले हैं। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मकान की नहीं, ये एक चेतावनी है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2012, साउथ दिल्ली के लाजपत नगर की गलियों में पुरानी ईंट पत्थर वाले मकानों के बीच खड़ा था मकान नंबर 43। 2 मंजिला, फीके पड़ चुके पीले रंग का, जिस पर जगह जगह काई जमी थी। बालकनी की लोहे की जालियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें मरोड़ दिया हो, और मुख्य दरवाजे पर एक भारी भरकम ताला, जिस पर चमकते हुए नए कील बता रहे थे कि इसे बार बार बदला गया है। तभी एंट्री होती है अनिल की, रियल एस्टेट एजेंट। उसकी आंखों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे कुछ छिपा रहा हो। वो किसी भी ग्राहक को मकान नंबर 43 दिखाने को तैयार रहता, जबकि बाकी एजेंट इसका नाम भी नहीं लेते थे। अनिल का तरीका निराला था। साहब, घर बढ़िया है, लोकेशन एकदम प्राइम, रेंट थोड़ा नेगोशिएबल है, बस एडवांस 2 महीने का लगेगा। और इस बार उसके जाल में फंसने वाले थे रोहन मल्होत्रा और प्रिया। रोहन एक आईटी प्रोफेशनल और प्रिया जो टीचर की जॉब शुरू करने वाली थी। दोनों की आंखों में दिल्ली में एक नई जिंदगी के सपने थे। उन्हें एक सस्ता घर चाहिए था और अनिल ने उन्हें मकान नंबर 43 दिखा दिया। जैसे ही प्रिया ने मकान को देखा, एक पड़ोसी औरत ने अपने बच्चे को तुरंत अंदर खींचकर खिड़की बंद कर ली। उसकी आंखों का डर प्रिया को खटक गया। अनिल ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और पन्ने पर नजर डाली, जहां एक पते पर गोला बना था। उसने धीरे से फुसफुसाया, बस ये आखिरी, इसके बाद मेरा हिसाब चुकता। उसकी आवाज में लालच नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी। पहले तो रोहन को लगा, यार ये क्या खंडर है, पर कम किराए ने उसे लुभा लिया। प्रिया झिझकी, रोहन ये घर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? रोहन हंस पड़ा, प्रिया तुम भी ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, घर तो घर होता है। अंदर घुसते ही प्रिया की नजर फर्श पर लकड़ी के एक तख्ते के पास खुदे एक अधूरे सर्प जैसे चिन्ह पर पड़ी। रात के 9 बज चुके थे। बिजली का मीटर चोरी हो जाने के कारण उनकी पहली रात मोमबत्ती की रोशनी में गुजरनी थी।
घर में घुसते ही एक सड़ी हुई मीठी सी गंध ने उनका स्वागत किया। तीसरी मंजिल से पानी टपकने की टप टप की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रोहन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। देखो कितना रोमांटिक सीन है, पर दोनों की हंसी में एक बेचैनी छिपी थी। आधी रात को प्रिया की नींद खुली। उसे लगा कोई चल रहा है। बरामदे की लकड़ी चरमरा रही थी। रोहन, उसने डरते हुए फुसफुसाया। रोहन ने जागकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। शायद बिल्ली होगी, उसने कहा। पर प्रिया को याद था यहाँ कोई बिल्ली नहीं है। सुबह रोहन ने अनिल को फोन किया। भाई, छत से पानी टपक रहा है। अनिल ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ करवा दूंगा, और फोन काट दिया। शाम को जब रोहन लौटा तो प्रिया सोफे पर चुपचाप बैठी थी। रोहन, दिन भर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला तो कोई नहीं था। ये कई बार हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। उस रात दोनों ने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। देर रात एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली का बल्ब फुलझड़ी की तरह चमककर टूट गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। प्रिया चीख पड़ी। उस पल उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ पुराना मकान नहीं है। सुबह होते ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वे इस मकान को छोड़ देंगे। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि इस मकान में आना आसान था, पर जाना नहीं। रोहन और प्रिया के लिए वो सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक गहरा डर समाया हुआ था। बस एक हफ्ता और, रोहन ने प्रिया को समझाते हुए कहा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। रोहन के ऑफिस जाने के बाद प्रिया घर में अकेली थी। वो रसोई में पानी उबालने गई। जैसे ही पानी गर्म होने लगा, गैस की लौ का रंग अचानक बदलकर हरा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लौ ने फू की तेज आवाज के साथ एक जोरदार भपकार मारी। प्रिया ने सिलेंडर बंद करना चाहा, पर नॉब जाम हो गया था, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। प्रिया डर के मारे चीख पड़ी और रसोई से बाहर भागी। तभी उसे बाहर से चौकीदार की आवाज सुनाई दी। दीदी, यहाँ नहीं रुकना चाहिए आपको, उसने दबी आवाज में कहा। पिछले किराएदार की भी ऐसी ही हालत हुई थी। प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, कौन किराएदार? क्या हुआ था उसे? चौकीदार ने होठों पर उंगली रख दी। बस इतना समझ लीजिए कि ये घर अच्छा नहीं है। प्रिया वापस रसोई में गई तो देखा गैस अपने आप बंद हो चुका था। शाम को जब रोहन लौटा तो प्रिया ने उसे सारी बात बताई। निराश होकर वे मदद के लिए गली के मोड़ पर एक बुजुर्ग अंकल के पास पहुँचे। रोहन ने हिम्मत करके उनसे कहा, अंकल, हम मकान नंबर 43 में रुके हैं। बुजुर्ग अंकल ने एक गहरी सांस ली। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, इस घर में 2008 में एक लड़की थी। नाम था मीनल। तुम्हारी ही उम्र की होगी। उनकी आवाज कांप रही थी। उसकी भी गैस फट गई थी। 70% जल चुकी थी बेचारी। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये कहते हुए उन्होंने एक पुरानी अलमारी से एक पीले पड़ चुके अखबार की कटिंग निकाली, जिसमें मीनल की तस्वीर और हादसे की खबर थी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। मीनल की कहानी उनके सामने एक भयानक सच्चाई बनकर खड़ी हो गई। ये सिर्फ वहम नहीं था, ये एक पैटर्न था। वो वापस घर आए, पर अब ये सिर्फ एक घर नहीं, एक मौत का जाल था। रात के 3 बजे थे। रोहन को लगा कोई उसके चेहरे पर सांस छोड़ रहा है, एक ठंडी सड़ी हुई सांस। उसकी आंखें खुली तो सामने एक काला साया था, जिसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं। वो चिल्लाया। प्रिया ने लाइट ऑन की, पर वहां कुछ नहीं था। रोहन जानता था जो उसने देखा वो सपना नहीं था। अगले ही दिन सुबह रोहन के बॉस का कॉल आया, तुम्हारी छुट्टी अप्रूव हो गई, 3 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर जाना है। रोहन के बंगलौर जाने की बात ने प्रिया को और भी बेचैन कर दिया था। मैं अकेली कैसे रहूंगी रोहन? उसकी आवाज में एक मासूम डर था। रोहन ने उसे गले लगाया। बस 3 दिन की बात है प्रिया।
शायद हमारे अलग रहने से इस घर की बुरी नजर एक साथ हम पर ना पड़े। अगले दिन रोहन के जाने से पहले प्रिया हिम्मत करके बुजुर्ग अंकल से फिर मिलने गई। मुझे पता था बेटी तुम फिर आओगी, अंकल ने कहा। ये घर, इसकी दीवारों में कई राज दफन है। अंकल ने अपनी कहानी शुरू की। ये मकान 1947 के बंटवारे के बाद एक बंगाली परिवार ने खरीदा था, लेकिन उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। अंकल ने बताया कि उस परिवार की सबसे छोटी बेटी अनामिका अक्सर रात में छत पर जाकर बैठ जाती थी। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता बेटा। पूरी गली ने एक धमक सुनी थी। बाद में उसके पिता, एक टूटे हुए इंसान, ने मुझे बताया था कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, कोई अदृश्य ताकत। अनामिका की मौत के बाद बंगाली परिवार ने वो घर छोड़ दिया। कोई कहता रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, कोई कहता दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। पर मीनल की घटना ने तो सबकी बोलती बंद कर दी, अंकल ने कहा। उस रात मीनल की एक दोस्त भी उसके साथ थी। उसने बताया कि गैस अपने आप जलने लगी थी और जब मीनल उसे बंद करने गई तो जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। पर अंकल, ये सब क्यों होता है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। अंकल ने एक गहरी सांस ली। कुछ कहते हैं कि इस घर के नीचे एक पुराना कब्रिस्तान था। कुछ कहते हैं कि यहाँ काली शक्तियों का वास है। अमावस की रात ये शक्तियाँ और ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। प्रिया का दिल भारी हो गया। उसने तुरंत रोहन को फोन किया और उसे अंकल की सारी बातें बताईं। रोहन परेशान हो गया। ठीक है प्रिया, मैं अपनी ट्रेनिंग कैंसिल करवाता हूँ। पर जब रोहन ने बॉस को फोन किया तो बॉस ने साफ मना कर दिया। रोहन, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी नौकरी पर खतरा आ सकता है। रोहन फंस गया था। उस रात रोहन और प्रिया ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, पर यह शांति सिर्फ एक भ्रम थी। अगली सुबह रोहन भारी मन से बंगलौर के लिए निकला। प्रिया को एयरपोर्ट पर छोड़ते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। रोहन के जाने के बाद घर का सन्नाटा प्रिया को खाने दौड़ रहा था। रात हुई और प्रिया ने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आधी रात को उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया है और हवा में गीली मिट्टी की गंध फैल गई है। प्रिया ने आंखें खोली। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। प्रिया की चीख गले में ही घुट गई जब वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। प्रिया ने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा उठाई और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, परछाई थोड़ी पीछे हटी और फिर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। प्रिया हाँप रही थी, पसीने से तरबतर। उसने पूरी रात जागकर बिताई। अगले दिन प्रिया ने बुजुर्ग अंकल को फोन किया। अंकल ने कहा, बेटी तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। घर के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ में एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ जाकर एक लाल धागा बांधना और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करना। प्रिया ने डरते डरते अंकल की बात मानी और पेड़ के नीचे बने छोटे से मंदिर में लाल धागा बांधाई। उसे थोड़ी देर के लिए शांति महसूस हुई, पर शाम होते ही रसोई से बर्तन पटकने और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। प्रिया ने हिम्मत करके रसोई में झांका। वहाँ कोई नहीं था, पर सारे बर्तन बिखरे पड़े थे। उस रात प्रिया ने अपनी सारी हिम्मत जुटा ली। उसने अपने कमरे में हनुमान जी की तस्वीर रखी और उसके सामने दिया जलाया। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा है और कान में फुसफुसा रहा है, तुम यहाँ से जा नहीं सकती, ये घर अब तुम्हारा है। प्रिया ने अपनी आंखें नहीं खोली और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना जारी रखा। सुबह होते ही वो अदृश्य शक्ति गायब हो गई। प्रिया ने तय कर लिया कि वो इस घर के इतिहास को और गहराई से जानेगी। वो बुजुर्ग अंकल से फिर मिली। इस बार उनके साथ चौकीदार भी था। अंकल,
इस घर का पूरा इतिहास क्या है? प्रिया ने सीधे सवाल पूछा। अंकल ने बताया, बेटा, ये कहानी 1947 से भी पुरानी है। जिस जगह पर ये मकान बना है, वहाँ पहले एक क्रूर जमींदार राय बहादुर दीनानाथ की हवेली हुआ करती थी। चौकीदार ने बीच में टोका। कहते हैं कि राय बहादुर ने अपनी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया था, जिसमें वो अपना खजाना छिपाता था, और कोई उस तहखाने तक ना पहुंचे, इसके लिए उसने एक तांत्रिक से काला जादू करवाया था। काला जादू? प्रिया की आंखें फटी रह गईं। हाँ बेटी, अंकल ने बात आगे बढ़ाई। तांत्रिक ने एक भयानक अनुष्ठान में एक मासूम लड़की की बलि दी थी, ताकि उस खजाने की रक्षा एक दुष्ट आत्मा कर सके। उस लड़की का नाम था ललिता। वो जमींदार के एक गरीब नौकर की बेटी थी। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। तो मीनल और अनामिका? अंकल ने सिर हिलाया। हाँ, ललिता की आत्मा उस हवेली से कभी नहीं निकली। जब हवेली तोड़ी गई और ये नया मकान बना, तब भी उसकी आत्मा यहीं भटकती रही। वो हर किराएदार से किराया वसूलती है, और उसका किराया जान होता है। पर उस खजाने का क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। खजाना तो आज तक किसी को नहीं मिला बेटी, अंकल ने कहा। राय बहादुर दीनानाथ भी उसी हवेली में एक दिन रहस्यमयी तरीके से मर गया था। कहते हैं कि उसे भी ललिता की आत्मा ने ही मारा था। प्रिया ने अंकल से पूछा, क्या इस आत्मा को शांत करने का कोई तरीका नहीं है? अंकल ने उदास होकर कहा, कई पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया गया, पर कोई सफल नहीं हो पाया। ललिता की आत्मा को सिर्फ एक चीज शांत कर सकती है, न्याय। प्रिया को अब अपनी लड़ाई का मकसद समझ आ गया था। प्रिया ने घर लौटकर तुरंत तहखाने की तलाश शुरू कर दी। उसे फर्श पर लकड़ी के तख्ते के पास खुदा वही अधूरा सर्प याद आया। उसने उस लकड़ी के तख्ते को हटाया तो नीचे एक पुराना जंग लगा हैंडल दिखा। ये जरूर तहखाने का दरवाजा था। उसने पूरी ताकत लगाकर हैंडल को खींचा। एक चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। नीचे एक अंधेरी बदबूदार सीढ़ी जा रही थी। प्रिया ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगी। सीढ़ियां एक छोटे अंधेरे कमरे में खत्म हुई। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही उसने संदूक के पास जाने की कोशिश की, एक जोरदार हवा का झोंका आया और उसके फोन की टॉर्च बुझ गई। तुम यहाँ से जा नहीं सकती, एक पतली डरावनी आवाज उसके कान में गूंजी। ये ललिता की थी। प्रिया ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पाठ करना शुरू किया। मैं तुम्हें न्याय दिलाना चाहती हूँ ललिता, प्रिया ने हिम्मत करके कहा। मैं तुम्हारा खजाना सही जगह पहुंचाऊंगी ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। ललिता की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। प्रिया ने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और कुछ पुराने दस्तावेज थे, पर सबसे ऊपर एक छोटी सी चमड़े की डायरी रखी थी। प्रिया ने उसे उठाया। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, आज अम्मा ने मुझे एक नई चूड़ी दी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी अम्मा के लिए ढेर सारी चूड़ियां खरीदूंगी। ये पन्ना पढ़ते ही प्रिया की आंखें भर आईं। जैसे ही प्रिया ने डायरी उठाई, तहखाने में एक तेज रोशनी फैली। ललिता की परछाई एक पल के लिए साफ दिखाई दी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। फिर वो रोशनी के साथ गायब हो गई। सुबह होते ही रोहन वापस आया। प्रिया ने उसे सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर डायरी और खजाने की सूचना पुलिस को दी। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, मकान 43 का रहस्य सुलझा, तहखाने से मिले खजाने व डायरी, जमींदार के अत्याचारों का खुलासा। थाने के इंस्पेक्टर का बयान छपा। कागजी प्रमाणों और डायरी के आधार पर हम इस मामले को दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय के रूप में देख रहे हैं। हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन ने तुरंत एक जांच कमेटी गठित कर दी और उस जगह पर एक स्मारक बनाने की घोषणा की।
मकान नंबर 43 अब खाली था, पर अब वो पहले जैसा डरावना नहीं था। प्रिया और रोहन ने उस घर को छोड़ दिया, पर वे कभी उस अनुभव को नहीं भूले। जिस दिन वे अपना आखिरी सामान लेकर निकल रहे थे, प्रिया को दरवाजे की देहरी पर कुछ चमकता हुआ दिखा। सोने का एक छोटा सा पुराना सिक्का। उसने उसे उठाया और एक आखिरी बार घर की ओर देखा। उसे लगा जैसे हवा में किसी बच्ची के हंसने की एक बहुत ही धीमी, अब शांत हो चुकी आवाज घुल गई हो। जैसे ललिता की आत्मा ने अपना किराया नहीं, बल्कि एक धन्यवाद अदा किया हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास के घाव जब तक भरे नहीं जाते, तब तक वे अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। सोचिएगा जरूर।